भारत के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट को आज हम 3 आधारों पर पढ़ेंगे। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। सबसे पहले राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, सिचुएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशन, संवैधानिक स्थिति। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके मतदान की प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे? मतदान की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का कैसे मतदान होता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षा उपयोगी फैक्ट, परीक्षा उपयोगी फैक्ट, तथ्य। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। ये आपके लिए काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है और साथ ही साथ आपके परीक्षाओं के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने नोट्स में इसको लिखते भी रहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। तो भाई देखिए, भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। पहला पॉइंट परीक्षा के लिए, पहला पॉइंट, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। इसे प्रथम नागरिक किसने बनाया है? तो इसे भारत का प्रथम नागरिक भारत के संविधान ने बनाया है। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। और इसकी व्याख्या, इसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 53 में की गई है। इसको लिखते रहिए। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का प्रधान होता है और इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? परीक्षा में आ सकता है, तो आप याद रखिएगा 53 में। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति की चर्चा कहाँ है? तो भारत के राष्ट्रपति की चर्चा संविधान के भाग 5 का अध्याय, संविधान के भाग 5 का अध्याय फर्स्ट, संविधान के भाग 5 में कुल 5 अध्याय हैं। इसको याद रखिएगा, संविधान के भाग 5 में कुल 5 अध्याय हैं और उन अध्यायों का पहला अध्याय, फर्स्ट अध्याय में राष्ट्रपति के पद की चर्चा या राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में की गई है। तो संविधान की स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति की चर्चा अगर परीक्षा में आता है, कहाँ है? तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये किस में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 53 में, 53 में। इसके साथ साथ ये भारत का नागरिक है। भारत का क्या होता है? नागरिक होता है। और भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे महत्वपूर्ण पद है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर और बाहर होने वाले समस्त प्रकार के कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसीलिए ये भारत का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति है ना, तीनों सेनाओं का प्रधान है। भारत की जो 3 सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं का सेनापति आप कह सकते हो। किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। तो देखिए, इतने महत्वपूर्ण पद के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये महत्वपूर्ण पद चुनाव के द्वारा कैसे भारत में निर्वाचित होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो आप राष्ट्रपति के बारे में बेसिक क्या जानकारी समझे, ध्यान से समझिएगा। पहला, ये भारत का पहला नागरिक है, संवैधानिक प्रधान है। दूसरा, तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति होता है। तीसरा, भारत की कार्यपालिका का प्रधान है। भारत की कार्यपालिका का प्रधान है। भारत की कार्यपालिका में मुख्य रूप से 5 पद आते हैं। याद रखिएगा, कितने पद आते हैं? 5 पद। सबसे ऊपर सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिपरिषद और 5वां भारत का महान न्यायवादी। ये 5 पद भारत की कार्यपालिका में आते हैं और इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? राष्ट्रपति का आता है। इसके अलावा कहा जाता है संसद के कितने अंग हैं, इंडियन पार्लियामेंट के कितने अंग हैं? तो उसमें भी संसद के 3 अंग बनाए गए हैं और जिसमें पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा राज्यसभा होता है और तीसरा लोकसभा होता है। याद रखिएगा, संसद के कितने अंग? तो 3 अंग, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो चलिए, राष्ट्रपति के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें की।
पता की। अब हम देखते हैं उसकी मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन उसका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मतदान की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। आम इंसान को बिना समझे, आम इंसान को बिना पढ़े उस पर रिसर्च किए ये प्रक्रिया साधारणतः समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन को बड़ी आसानी से समझेंगे। देखिए भाई, देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का प्रधान है और उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया जटिल है। इसे भारत के संविधान में कहाँ पर समझाया गया है, तो भारत के संविधान में इसे 2 अनुच्छेदों में समझाया गया है, अनुच्छेद 54 54 और अनुच्छेद 55 55। राष्ट्रपति के मतदान की प्रक्रिया को किस में समझाया गया है, अनुच्छेद 54 में और अनुच्छेद 55 में। ध्यान से सुनिएगा, 54 में क्या है, तो 54 में है कि राष्ट्रपति के मतदान में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन राष्ट्रपति को वोट करेगा, ये 54 में है। और 55 में क्या है, राष्ट्रपति के मतदान की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, ये 55 में है। 54 में क्या है, कौन कौन वोट देगा, और 55 में क्या है, कौन राष्ट्रपति के मतदान की प्रक्रिया कैसी होगी, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या शर्तें हैं, कौन व्यक्ति भारत का उम्मीदवार बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहला, हम सभी लोग भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के पात्र हैं, लेकिन उम्र 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार कौन बन सकता है, तो भाई राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। पहली बात, भारत का नागरिक हो। यहाँ ये एक चीज याद रखिएगा आप सभी लोग दोस्तों, कि भारत का नागरिक हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि भारत में जन्मा हो, वो कहीं का भी जन्मा हो, इस समय भारत का नागरिक है तो राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता केवल होनी चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर कर लो इसको। इसके बाद वो किसी भी लाभ के पद को प्राप्त ना करता हो, लेकिन वैसे भी राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं कहलाता। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं कहलाता। अर्थात अगर कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है और पुनः राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है, तो वो लाभ का पद नहीं कहलाएगा। ठीक है। अगली बात, भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वही उम्मीदवार बन सकता है। अगली बात भाई, ये तो हो गई शर्तें, कौन बन सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम आप बन सकते हैं अगर 35 वर्ष की आयु पूरी करते हैं और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता आपके अंदर या हमारे अंदर है। अगली बात देखें, राष्ट्रपति का निर्वाचन नामांकन कैसे होता है, राष्ट्रपति का नामांकन कैसे होता है, नॉमिनेशन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, नामांकन फॉर्म भरने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके सपोर्ट में 50 व्यक्ति मौखिक हों और 50 व्यक्ति लिखित हों, अर्थात 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। वही व्यक्ति राष्ट्रपति के नॉमिनेशन का, उम्मीदवारी का फॉर्म भर सकता है जिसके समर्थन में 50 व्यक्ति क्या हों, अनुमोदक हों, और 50 व्यक्ति क्या हों, प्रस्तावक हों, तभी वो राष्ट्रपति का निर्वाचन का फॉर्म भर सकता है। मतलब भाई हम लोग तो बाहर ही हो गए, हमारे पास 50 व्यक्ति अनुमोदक और 50 व्यक्ति, है ना, समर्थक कहाँ हैं, प्रस्तावक कहाँ हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ 50-50 व्यक्ति की जो शर्त है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आम नागरिक ही उनके समर्थक हों, आम नागरिक नहीं, बल्कि संसद या विधान मंडल के क्या होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए, वो प्रस्तावक और अनुमोदक बनते हैं। अगली बात, अगला देखिए, समझिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का मान लीजिए उम्मीदवार बन गया है तो उसे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के पास 15,000 की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। ये फीस है उम्मीदवारी की, 15,000 की राशि जमानत करनी पड़ती है। और भाई आप तो जानते हो जमानत राशि जब्त भी होती है, ये नॉर्मल वर्ड है ना। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि कब जब्त होती है, जब राष्ट्रपति कुल डाले गए मतों का यदि 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता। याद रखिएगा शब्दों को, यदि राष्ट्रपति जो उम्मीदवार बना है वो उम्मीदवार यदि कुल डाले गए मतों का 1/6
1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाते तो उनकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो आप क्या समझे, कौन बन सकता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति कौन बन सकता है मैंने ये बताया। राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं मैंने आपको ये बताई। इसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होता है। मान लीजिए जमानत राशि भी उसने जमा कर दी, ठीक है, और वो सभी कंडीशनों को फुलफिल करता है, 35 वर्ष का है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है ना, भारत का नागरिक है, पागल दिवालिया नहीं है, सब कुछ कंडीशनें फुलफिल करता है। तो अब भाई निर्वाचन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन भारत के संविधान के तहत एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन किया जाता है। अब ये काफी जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें सांसदों के और विधायकों के मत का मूल्य ज्ञात किया जाता है। यहां याद रखिएगा, जो सांसद या विधायक अपना मत डालता है उसे वरीयता क्रम का ध्यान रखना पड़ता है, वरीयता क्रम का ध्यान रखना पड़ता है। इसे समझिएगा भाई, राष्ट्रपति के पद के लिए अगर 2 या 2 से अधिक लोग उम्मीदवार बने हुए हैं तो भाई जो सदस्य, जो विधानसभा के और लोकसभा के संसद के सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे तो भाई वो वरीयता क्रम को फॉलो करेंगे। मतलब एक सदस्य जितने भी उम्मीदवार हैं सबको वोट देगा। अब कौन सा सदस्य किसे पहली वरीयता देता है, किसे दूसरी वरीयता देता है, किसे तीसरी वरीयता देता है, ये जितने उम्मीदवार हैं उस हिसाब से वरीयता होती है। तो देखिए अभी जो मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर के चुनाव हो रहे हैं जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति एक ही कैंडिडेट को वोट डालता है, वो प्रोसेस राष्ट्रपति में नहीं अपनाई जाती। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। जनता इसमें सीधे वोट नहीं करती। और जो लोग उम्मीदवार बनते हैं, कौन कौन उम्मीदवार बनता है इसको समझिएगा ध्यान से, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति का वोट कौन डाल सकता है? हम आप डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम आपने जो सांसद विधायक चुने हैं वो लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग करते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं। तो ये निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। अब भाई दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रपति का वोट कौन कौन डाल सकता है ना, ये परीक्षा में आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो पहली बात, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन के लोग। भारत की जितनी विधानसभाएं हैं, जितने राज्य हैं जिनकी विधानसभा हैं उनके सभी सदस्य, ठीक है, उनके सभी सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य। तो भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है भाई? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी विधानसभाओं के सदस्य, और दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्य। क्योंकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, सब लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। क्यों? क्योंकि अगर मनोनीत सदस्य भाग लेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मनोनीत सदस्य के रूप में राष्ट्रपति 2 लोगों को, 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में और 12 साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर राज्यसभा में मनोनीत करता है। 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा और 2 लोकसभा में। और इसके अलावा राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा में क्या करता है? 1 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो भैया चुनाव क्या हो जाएगा? पारदर्शी ना होकर, स्पष्ट ना होकर क्या हो जाएगा? अस्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं दिलाया जाता है। ये होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ऐसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अभी देखिए, वर्तमान में भारत का 15वां राष्ट्रपति बनने वाला है। 14वां राष्ट्रपति वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। 15 राष्ट्रपति कार्यवाहक समेत बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, जिनका समय, ठीक है, 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव करवाने की जिम्मेदारी
भारत सरकार निर्वाचन आयोग के पास दी गई है, या निर्वाचन आयोग इस चुनाव को करवा रहा है। तो 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति बने थे और इनका कार्यकाल इसी 25 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। तो भाई इससे पहले हमारे भारत में चुनाव करवाए जाएंगे 15वें राष्ट्रपति के रूप में। परीक्षाओं के लिए क्या उपयोग हो सकते हैं, परीक्षा उपयोगी कौन से तत्व हो सकते हैं? है तो सभी तत्व परीक्षा उपयोगी। साथ ही साथ मैंने बहुत नॉर्मल सामान्य भाषा में आपको समझाया जो किसी के भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग अब स्पेशल तौर पर कुछ फैक्ट देखते हैं। स्पेशल तौर पर जितना हमने अभी इससे पहले पढ़ा वो सब परीक्षा उपयोगी था, लेकिन कुछ स्पेशल फैक्ट देखते हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, है ना। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब ये सब चीज़ें आप तक पहुंच पाती हैं। पंखा एकदम बंद होता है, गर्मी बहुत है और पसीने से देखिए मैं पूरा भीग रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने इस भाई का सपोर्ट जरूर करें। चलिए तो देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ फैक्ट। सबसे पहली बात, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सबसे पहले ये देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ होगा वो भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। चलिए अगला देखते हैं दूसरा फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक उसका उत्तराधिकारी पुनः नहीं जाता तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। किसी भी कारण से अगर उसका पद रिक्त है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम पद है, प्रथम नागरिक है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और अगर उसका पद किसी भी कारण से खाली है, वो छुट्टी में गया है, कहीं घूमने गया है, कोई भी चीज़ है, बीमार है, अस्वस्थ है किसी भी कारण से, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति के पद का उपयोग उपराष्ट्रपति करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और अगर राष्ट्रपति का पद परमानेंटली खाली है, कोई नहीं है, तो भाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में 6 महीने काम करेगा। और क्या होगा? इसके 6 महीने के अंतर्गत पुनः राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर पुनः राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वेतन कितनी होती है। तो भाई राष्ट्रपति की वेतन 2019 तक 1.5 लाख पर महीना थी, लेकिन 2019 के बाद अब राष्ट्रपति की वेतन 5 लाख पर महीना है, और वो भी दोस्तों कर से मुक्त, आयकर से मुक्त है। राष्ट्रपति को कोई भी आयकर देना नहीं पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए राष्ट्रपति रहते रहते उसका दिमाग भर गया है इस पद से और वो परेशान हो गया और पद को छोड़ना चाहता है, तो भाई भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। याद रखिएगा, किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा और चला जाएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति को अगर मान लीजिए 5 साल से पहले पद से हटाना हो तो कौन सी प्रक्रिया है और किस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो पूरे संविधान में राष्ट्रपति को पद से हटाने की केवल और केवल एक प्रक्रिया का नाम बताया गया है, जिस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट मोशन। याद रखिएगा, कौन सा मोशन? इम्पीचमेंट मोशन, महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को इसी प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे राष्ट्रपति को हटाया जा सके। ये काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है और भारत का कोई भी अब तक का राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया से हटाया नहीं गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और अगर दोस्तों आप लोग महाभियोग प्रक्रिया को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में पूछिएगा या अपनी राय दीजिएगा, तो मैं अगला लेक्चर इस प्रक्रिया पर बना दूंगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया में कैसे कैसे कार्य किए जाते हैं, किन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। अगली बात, भारत के राष्ट्रपति को
कुछ शक्तियां दी गई हैं, कुछ पावर्स दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण पावर हैं, बहुत पावरफुल पावर है ना राष्ट्रपति को दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये देश का नागरिक है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में मैं कहता हूं एक बात कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान तो है, लेकिन कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, क्योंकि जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति तो केवल और केवल नाम मात्र का है। राष्ट्रपति की सभी शक्तियां का उपयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करती है, सभी शक्तियों का उपयोग। लेकिन भारत का पहला नागरिक है भाई, तो इसे संविधान द्वारा कुछ शक्तियां दी गई हैं और इन शक्तियों के उपयोग करने के लिए अर्थात राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए, ठीक है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पदों की रचना की गई है अनुच्छेद 74 और 75 के तहत, 74 और 75 के तहत। तो चलिए कुछ शक्तियों को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति संविधान के तहत बताए गए जितने भी बड़े पद हैं सबके पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है ना, जैसे राज्यपाल, जैसे निर्वाचन आयोग का अधिकारी, बहुत सारे ऐसे पदों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात, भारत का राष्ट्रपति जब संसद में गतिरोध होता है, विरोध होता है, तो भारत का राष्ट्रपति है ना संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति की घोषणा से किया जाता है। किससे किया जाता है? राष्ट्रपति की घोषणा से। और यही क्वेश्चन MPPSC 2021 के अभी जो इसी महीने हुआ है उसमें भी आया है। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करता। अध्यक्षता भारत का लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की। अगली बात, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, मैंने कहा सेनापति होता है। राष्ट्रपति के पास विशेष परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, संसद के सत्र 3 होते हैं, 3 सत्र संसद चलाती है और संविधान में लिखा है कि 2 सत्रों के बीच जो सत्र चलते हैं कुल 3, 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और ऐसे में कोई कानून लाना बहुत अति आवश्यक है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश शक्ति भी है 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत, 123 आर्टिकल के तहत। अगला देखें, भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है। भारत के संविधान में कहीं भी वीटो पावर का उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी वीटो पावर का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल अनुच्छेद 111 में निषेधाधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 111 में किसकी? निषेधाधिकार। और निषेधाधिकार का जो व्यवहार है, जो अर्थ है, वही वीटो का अर्थ है। वीटो भारत का शब्द नहीं है, संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। वीटो शक्ति के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों पर कुछ रोक लगा सकता है। जैसे उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं वीटो शक्ति के तहत। जैसे वह क्या कर सकता है? किसी संसद द्वारा पारित किसी कानून को रोक सकता है, किसी पर स्वीकृति दे सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। ये भारत की राष्ट्रपति की वीटो पावर है, वीटो शक्ति है। का राष्ट्रपति दंड को कम करने की भी शक्ति रखता है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी के दंड को कम कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति बदल सकता है, उसके दंड को माफ भी कर सकता है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा? दंड को कम कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति बदल सकता है, मृत्युदंड से उम्र कैद में कर सकता है और उसे माफ भी कर सकता है। ये पावर संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को विपद परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, असामान्य परिस्थितियों में, है ना, आपातकालीन शक्तियां भी दी गई हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है जब उस वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। 356 के तहत। और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 3 बार लगाया गया है, 3 बार इसका प्रयोग किया गया है। भारत में राष्ट्रपति शासन 115 बार से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में ही 3 बार इसका प्रयोग किया गया है। भारत में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। केवल 1990 के दशक में एक बार वित्तीय आपातकाल की परिस्थितियां बनी थीं, लेकिन नरसिम्हा राव
और मनमोहन सिंह की सूझबूझ से भारत उस समय वित्तीय आपातकाल की कंडीशन से बाहर आ गया था। इसीलिए भारत में अनुच्छेद 360 के तहत कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ये था राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जीके। आप कह सकते हो कि वर्तमान में चल रही परिस्थितियों के अनुसार कुछ आपको ज्ञान दिया गया है, कुछ आपको जानकारी दी गई है। दोस्तों, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आप इस लेक्चर के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दें। और अगर आप महाभियोग प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तब भी अपने कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें। इसके अलावा मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आपको कमेंट में उनके जवाब देने हैं। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? दूसरा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? क्वेश्चन लिख लो और इसका जवाब कमेंट में देना। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है, इसे ध्यान से सुनिए। भारत सरकार द्वारा एक फोर्स की वैकेंसी निकाली गई है। फोर्स की वैकेंसी निकाली गई है जिसमें केवल ग्रेजुएशन पास मांग रहा है, फिजिकल कुछ भी नहीं है, केवल नाम मात्र की आर्मी की वैकेंसी है। अगर उस आप वैकेंसी के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, उस वैकेंसी के बारे में आप अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करके उसके बारे में नोटिफिकेशन डाला है, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम करंट अफेयर्स। क्या नाम है? एग्जाम करंट अफेयर्स। ठीक है, एग्जाम के बाद ई लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, और इस चैनल में जाके आप इस नई वैकेंसी जो मैंने आर्मी के बारे में बताई है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। जो बच्चे इच्छुक हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें पुरुषों की 12 वैकेंसी हैं और महिला की 1 वैकेंसी है। ऐसी सामान्यतः वैकेंसियां पता नहीं चलती और निकल जाती हैं। ग्रेजुएशन पास मांग रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और अच्छी वैकेंसी है जिसमें सिलेबस भी मैंने उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पर जाके देख लें कि इसका सिलेबस क्या है और इस वैकेंसी की फुल डिटेल्स क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, फुल डिटेल्स है। आप इस चैनल टेलीग्राम के इस चैनल को पर जाकर उसके बारे में अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, एग्जाम करंट अफेयर्स देख लें, उस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल मैंने डाली हुई है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।